नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। शिक्षाधारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेहद शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आज का ये टॉपिक बेहद धारदार होने वाला है दोस्तों। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा बहुमूल्य टॉपिक लेकर आया हूं जिस पे लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। लोग अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं और दोस्तों मैं इस कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि नाटक हो चाहे मूवी हो, उसका मज़ा तभी आता है जब आप उसके साथ अंत तक बने रहते हैं। दोस्तों आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा धैर्य के साथ, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा अद्भुत होगा जिसे आप देखना चाहेंगे बारंबार। दोस्तों आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगली बार जब ऐसे ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इस वीडियो का आनंद ज़रूर उठा सकें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि अयोगवाच स्वर है या व्यंजन है। अक्सर लोग इस पे कन्फ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। तो आज हम आपके इस कन्फ्यूजन का निपटारा कर ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर को परिभाषित करेंगे अच्छे से, इसके बाद व्यंजन को परिभाषित करेंगे, तब अयोगवाच को। तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अयोगवाच स्वर है या व्यंजन है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। दोस्तों संस्कृत में कहा जाता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं का राजा होता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। स्वर के उच्चारण के लिए, स्वर को बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वयं अपने आप में राजा होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। स्वर का अस्तित्व हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है स्वर के बारे में कि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आता है। दोस्तों स्वर कभी भी व्यंजन के पहले नहीं आएगा। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आएगा ही आएगा। स्वर कभी भी व्यंजन के पहले नहीं आता है। दोस्तों इस क को ले लीजिए, इस क को ले लीजिए। क में अ की मात्रा छिपी है। जब अ को निकाल देंगे तो ये आधा क बचेगा, ठीक है। अ कभी भी क के पहले नहीं आएगा, मतलब अ कभी भी इस पोजीशन में नहीं आएगा क के पहले। ये गलत कॉन्सेप्ट है इसका, ये सही है। अ हमेशा क के बाद आएगा, ठीक है। अ हमेशा क के बाद आएगा, यानी स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आता है, ठीक है। उसी तरह र है, र के बाद ही अ आएगा। ये नहीं कि पहले अ की मात्रा लगाओ इसके बाद र लिखो, ये कदापि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया स्वर का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं व्यंजन के बारे में। दोस्तों व्यंजन परतंत्र होता है, मतलब इसके उच्चारण के लिए, इसको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, ठीक है। बिना सहारे का यह नहीं चल सकता। तो व्यंजन, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। दोस्तों जो स्वर का दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसी के बराबर ये भी है। उसी का दूसरा रूप है कि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आता है, या ऐसे कह सकते हैं कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। दोस्तों बात वही हुई कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आएगा, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आता है। दोस्तों यही नियम है कि अगर म है, ये म है, तो म में से अगर अ की मात्रा निकाल देंगे तो ये आधा म बचेगा और ये अ है। अ कभी भी म के इधर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो म के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट।
अब चलते हैं अयोगवाह का कंसेप्ट लेकर। यह हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाएगा। अयोगवाह का कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट यह है कि इसको हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मतलब कि एक चीज़ यह स्पष्ट हो गया कि यह स्वतंत्र नहीं रह गया, क्योंकि जिसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब यह स्वतंत्र नहीं रह गया तो यह स्वर कैसे हो गया? यह स्वर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यह हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाएगा। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अयोगवाह स्वर नहीं है। लेकिन एक चीज़ में समरूपता है अभी कि यह व्यंजन भी हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसका मतलब इसका एक गुण व्यंजन से मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कंकाल है तो कंकाल को तोड़ेंगे, कंकाल को, तो ये आधा क फिर अ के बाद अनुस्वार लगा है, यानी अनुस्वार हमेशा अ के बाद ही आएगा, अ के साथ ही आएगा, कभी भी क के साथ नहीं आएगा। ठीक है, यह क के साथ नहीं बोला जाएगा। जब भी आएगा अ के साथ ही आएगा, अ के सहारे ही आएगा। दोस्तों, अयोगवाह एक ऐसा वर्ण है जिसका अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसके साथ कोई स्वर न आ जाए। इसका अस्तित्व तभी रहता है जब इसके साथ कोई न कोई स्वर लगा रहता है। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट है यह हमेशा स्वर के बाद लगता है। दोस्तों, ये रामः में विसर्ग को देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि विसर्ग म के बाद आया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब रामः को तोड़ेंगे तो ये आधा र, फिर आ, फिर म, इसके बाद अ, तब विसर्ग आया है। इसका मतलब अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद आता है, न कि व्यंजन के बाद आता है। ठीक है, तो अयोगवाह स्वर के बाद आता है, न कि व्यंजन के बाद आता है। दोस्तों, हमने व्यंजन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है, लेकिन यहाँ तो अयोगवाह स्वर के बाद आता है। इसका मतलब अयोगवाह व्यंजन कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यंजन तो स्वर के पहले आता है और अयोगवाह तो स्वर के बाद आया है। जैसे आप रामः को देखें तो रामा में भी अयोगवाह स्वर के बाद आया है, म के बाद नहीं, अ के बाद आया है। उसी तरह रामम में अनुस्वार अ के बाद आया है, न कि म के ऊपर अनुस्वार लगा है। अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर कदापि नहीं लगता है। उसी तरह अतः में विसर्ग त के बाद नहीं आया है, अ के बाद आया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये व्यंजन होता तो स्वर के पहले आता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, यह तो स्वर के बाद आ गया। इसका मतलब ये व्यंजन भी नहीं रह गया। तो दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अयोगवाह न तो स्वर है न तो व्यंजन है। दोस्तों, स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है, इसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और यह व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह तो स्वर के बाद आता है। अगर व्यंजन रहता तो स्वर के पहले आता। दोस्तों, इसके बाद हम अब तो अयोगवाह का मतलब समझ गए हैं कि अयोगवाह स्वर की श्रेणी में नहीं आएगा और न ही व्यंजन की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, अयोगवाह को एक बार तोड़ कर देख लेते हैं कि अयोगवाह का मतलब क्या होता है। अयोग धन वाह, अयोग का मतलब होता है न तो इसके साथ स्वर से कोई जुड़ाव है न तो व्यंजन से कोई जुड़ाव है। वाह का मतलब होता है वहन करना, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पे इसका प्रयोग किया जाता है, वहन किया जाता है। दोस्तों, अयोगवाह का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, ऊपर तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न तो व्यंजन के अंतर्गत आता है। यह इसका मतलब इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में सिर्फ दो हैं, एक अंग है और एक अह है, मतलब एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। और संस्कृत वर्णमाला में वहीं अयोगवाह की संख्या 4 है, जो अनुस्वार है, विसर्ग है,
जिह्वा मूली है और उपदमानी है। दोस्तों, जब क और ख के पहले आधा विसर्ग लगा देते हैं तो ये जिह्वा मूली कहलाते हैं, और जब प और फ के पहले आधा विसर्ग लगाते हैं तो ये उपदमानी कहलाते हैं। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान नासिका है, विसर्ग का कंठ है, वहीं जिह्वा मूली का जिह्वा मूल से है और उपदमानी का ओष्ठ से है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं तक। आप तो समझ गए होंगे कि जो अयोगवा है न तो स्वर में आता है न तो व्यंजन में आता है। अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा और अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करना न भूलिए, क्योंकि आगे इससे भी धारदार टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप इस वीडियो के रहस्य और रोमांच का मज़ा ले सकें। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।